हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसका ये हमारा डे 6 है। ऑलरेडी हमने सितंबर माह तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 6 है, जिसके अंतर्गत आज हम अक्टूबर माह के पार्ट 1 को अर्थात 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। आप में से अधिकांश लोगों को पता है कि हम आपको करंट अफेयर्स को 1 माह के करंट अफेयर्स को अपने 3 पार्ट में कवर करते हैं। पहले पार्ट में हम 1 से लेकर 10 तक, दूसरे पार्ट में 11 से लेकर 20 तक और तीसरे पार्ट में हम 21 से लेकर 30 या 31 तक। तो इस 3 पार्ट के जरिए हम आपको 1 महीने का करंट अफेयर्स काफ़ी डेप्थ में और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ताकि आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत ना हो। क्लियर? अब आप में से जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिस सीरीज में हम लगभग आपको 10 सब सीरीज कंप्लीट कराते हैं। एक सीरीज हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है। इसमें हम आपको जीएस के ट्रेडिशनल पोर्शन के लगभग 2000 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं। ऑलरेडी उसमें हमारे 200 से भी ज़्यादा टॉपिक कवर हो गए हैं और लगभग 300 से भी ज़्यादा के नोट्स आपको मिल चुके हैं। इन सभी की पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज की ऑलरेडी आप जान रहे हैं, जो ये है सीरीज है, इसी के अंतर्गत हम आपको कंप्लीट कराते हैं। हमने अभी तक आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा दिया है। आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद से टेलीग्राम चैनल से इन सभी की आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीलिम्स बैक ईयर में हम आपको ये बताते हैं कि कैसे बिना नॉलेज के आप ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से यूपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज में हम न केवल आपको कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की काफ़ी बेहतरीन ट्रिक्स और टैक्टिक्स बताते हैं, बल्कि हम आपको रीजनिंग और मैथ के पोर्शन को भी कवर कराते हैं। ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो गए हैं और मैथ की क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। टारगेट 60 अर्थात ये टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज आपकी 1 मई से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको लगभग नित्य 80 एमसीक्यू अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, जिसमें 40 एमसीक्यू हमारे बैक ईयर से रिलेटेड होते हैं और 40 एमसीक्यू हमारे अपडेट वर्जन के होते हैं। तो आप में से जिन लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने की काफ़ी अच्छी आदत है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर हम काफ़ी सारी मैप की पीडीएफ शेयर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको बुक भी शेयर करते हैं। साथ ही आप में से जिन लोगों को जो चीज़ चाहिए हो, वो आप टेलीग्राम से जुड़कर हमसे मैसेज के माध्यम से मांग सकते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई बातचीत, वो सारी चीज़ें हम आपको 24 आवर्स के अंदर अवेल कराते हैं। उम्मीद है आप इतनी सारी सुविधाओं को समझ गए होंगे। तो अब हम अपनी आज की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लासेस हैं हमारी, उसमें जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है भारतीय लिपि। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा कि भारतीय लिपि क्या है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। देखिए, आप में से जो लोग पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से, उनको पता होना चाहिए कि हम आपको भारत सरकार के कर्मयोगी मिशन के आधार पर ही पढ़ाते हैं। अर्थात भारत सरकार आपसे जो प्रश्न पूछेगी, जिस तरीके से पूछेगी, हम आपको उसी बेस पे पढ़ाते हैं। हम आपको सब कुछ देने की बजाय वो चीज़ें देने की कोशिश करते हैं जिस पे यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है, उन पे नहीं जिस पे प्रश्न नहीं पूछेगी। जैसे सिंपल सी बात है, भारतीय लिपि पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमें वो आर्टिकल नहीं पढ़ना है। मौज के लिए पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि ऑलरेडी यूपीएससी का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि सब कुछ अगर हम पढ़ने को बैठेंगे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, हमें पहला टॉपिक नहीं पढ़ना है। दूसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भगत सिंह के संदर्भ में। ऑलरेडी हमने मॉडर्न इंडिया की टेस्ट सीरीज में, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर भगत सिंह से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यू आपसे पूछे हैं, बट आपको फिर भी यहाँ पे उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को देखना है। पहली, महात्मा गांधी से इंस्पायर थे। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि महात्मा गांधी के विरोध में थे, तो गलत हो जाएगा।
असहयोग आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब सहयोग दिया था महात्मा गांधी का। सचिन नाथ सन्याल के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में मेंबर बने। अर्थात क्वेश्चन आपसे दो पूछे जाएंगे। पहला कि HRA का संगठन का निर्माण किसने किया? सचिन नाथ सन्याल ने। और एक और बात ये है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हमने आपको जब चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ाया था अपने प्रीवियस करंट अफेयर्स में, तो हमने वहाँ पे इसको भी पढ़ाया था और आपको ये भी बताया था कि काकोरी कांड के बाद इसको हटाकर HSRA का गठन किया गया, जिसको फिरोज शाह कोटला के मैदान में बनाया गया। क्लियर? और उसके हेड बने थे चंद्रशेखर आज़ाद। अर्थात सचिन नाथ सन्याल ने HRA का गठन किया और HSRA का गठन किया किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात कि इन दोनों संगठनों से भगत सिंह जुड़े हुए थे। क्लियर? तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिर आता है नौजवान भारत सभा। इस संस्था का निर्माण किया था भगत सिंह ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? दूसरी बात है 1928 में HSRA सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आदि के साथ मिलकर उसका गठन किया गया। सिंपल सी बात है। भगत सिंह व सुखदेव आल्सो ऑर्गेनाइज लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन। इन्होंने लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन का भी गठन किया था, यानी कि भगत सिंह और सुखदेव ने। आगे चलकर लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि मेरठ षड्यंत्र केस में फंसाया गया कि लाहौर में फंसाया गया कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल में? तो बिल्कुल भी नहीं। मेरठ का वास्तव में वामपंथियों से संबंध था। ऑलरेडी हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी है अपने टेलीग्राम चैनल पे कि मेरठ षड्यंत्र, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये सब किससे संबंधित थे? तो ये वामपंथियों से संबंधित थे। तो वहाँ पर हमने आपको बताया है। तो आप समझ गए कि लाहौर षड्यंत्र केस किससे था? भगत सिंह से रिलेटेड था। क्लियर? 24 मार्च 1931 को फांसी हुई, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इनको फांसी रात में दी गई थी ताकि जनता वो ना हो, सुबह सुबह 4 बजे ही दे दिया गया। ठीक है? और काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी हैं, तो उस पर हम कभी अध्ययन करेंगे मॉडर्न इंडिया की सीरीज में। ESG फंड क्या होता है? एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है ESG फंड किससे होगा? एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। अब फंड क्या होता है, इसके लिए आप हमारी इकोनॉमी की बुक सीरीज़ देख सकते हैं, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से कराया है। क्लियर? तो वहाँ पे आपको फंड पढ़ने को मिला होगा कि एक तरीके का लोन होता है, आप कह सकते हो। ठीक है? म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में बस यहाँ पे मोटे तौर पे मैं बता दूँ, एक ऐसे फंड होते हैं जो लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना तो चाहते हैं बट उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कोई एक कंपनी उनके पैसे को इन्वेस्ट कर देती है उनकी तरफ से, वो कहलाता है म्यूचुअल फंड। क्लियर? मतलब म्यूचुअल फ्रेंड आप पढ़ते हो ना कि उनसे मैचिंग करता हुआ कोई फ्रेंड है तो वो म्यूचुअल, बिल्कुल वैसे ही है म्यूचुअल फंड। क्लियर? बाकी आपको डिटेल पढ़ना है तो वहाँ देखिए, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है नमामि गंगे प्रोग्राम। सिंपल सा है, इसे मिनिस्ट्री जल शक्ति के द्वारा किया गया। पहले ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन थी तो वो हटा दिया गया। ठीक है? मिनिस्ट्री का नाम ही बदल दिया गया, जल शक्ति कर दिया गया। जैसे ये जल शक्ति हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई HRD। ठीक है? तो कुछ मंत्रालय के नाम बदल दिए गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन सी है? तो इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्लियर? बाकी आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, ये पता होना चाहिए कि इसके हेड कौन होते हैं। इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, नेशनल गंगा काउंसिल के। क्लियर? तो आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कितना फंड मिलेगा, क्या मेन पिलर हैं, ये आपका मेंस में क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम में नहीं आएगा। और जब मेंस में हम आपको पढ़ाएंगे तो 30 जून से लेट्स क्रैक मेंस की जो सीरीज होगी उसमें हम आपको न केवल हिस्ट्री के 4000 से भी ज़्यादा ऑप्शनल के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और साथ ही जीएस के लगभग 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को करंट के साथ अपडेट करते हुए विथ फ्रेमिंग के साथ कंप्लीट कराएंगे। तो इसलिए आपको मेंस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम आपको प्रीलिम्स कवर करा रहे हैं वैसे ही मेंस कवर कराएंगे। क्लियर? 30 जून से, और वो भी पूरी तरह निःशुल्क होगा, कोई फीस नहीं होगी। लायन टेल्ड मकाकू क्या है? IUCN में इंडेंजर्ड है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, कि क्या ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं? तो नहीं। UPSC ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है लायन टेल्ड मकाकू के बारे में।
कि ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाए जाते हैं, तो नहीं, केवल पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र तक सीमित हैं। ठीक है, तो इतना आपको बस पता होना चाहिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं इसमें पढ़ना है। अब है आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। नाम से ही समझ में आता है कि ब्रह्म, और बताइए कौन सी नदी है, मॉस्कोवा। क्लियर, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या भारत की स्वदेशी मिसाइल है, तो नहीं, भारत और रसिया की मिक्सअप है। क्लियर, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मॉस्कोवा नदी से मिक्स है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है जो मैक 5 से स्पीड उसकी तेज हो। क्लियर, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। भारत व रसिया के मध्य बनी है, मैक 2.8 से चलता है, अर्थात साउंड से 3 गुना। क्लियर, मल्टी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है, मल्टी कैपेबिलिटी होती है, तीनों फोर्सेस में इसका उपयोग है। 300 किलोमीटर से 450 यानी 600 किलोमीटर तक की रेंज है। यूपीएससी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन गलत कराएगी, यहाँ 300 किलोमीटर है, यहाँ पे दे देगी 3000 किलोमीटर, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, 3000 किलोमीटर नहीं है। ब्रह्मोस की कितनी दूरी है, केवल 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर। अब जब 3000 आ जाती है ना, तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल हो जाती है। जैसे कि अपने यहाँ अग्नि 5 है, तो उससे हम आपको पढ़ाएंगे। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जाके वॉर करने वाली। क्लियर, जैसे एशिया से छोड़ी गई तो यूरोप पे जाकर अटैक करे, या यूरोप से छोड़ी गई तो अमेरिका में जाकर अटैक करे, वो हो गई इंटरकॉन्टिनेंटल। क्लियर, तो वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाइपरसोनिक मैक 7 की बात की जाती है ब्रह्मोस 2 में। ठीक है, तो मैक 7 जब आएगा हाइपरसोनिक के बारे में, तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि ये मैक 7 से होती है। आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मैक 7 क्या है, मैक 5 क्या, तो याद रखना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, आपको ये तो नहीं याद रखना है कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन क्या है, बट अंबेडकर साहब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, खासतौर पर मॉडर्न इंडिया से, उनके द्वारा गठित किए गए ऑर्गेनाइजेशन से, उनके द्वारा पॉलिटी में दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उनके द्वारा कई सारी कमेटियों के हेड के, और उनके द्वारा कई सारे ऐसे सुधार या कई सारे ऐसे प्रेरक कथनों पे, उस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो वो हम ऑलरेडी आपको कराते ही रहते हैं, और बाकी मॉडर्न इंडिया की जब हम सीरीज़ शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो देखते हैं, भारत व डेनमार्क के मध्य बना है। अब इम्पॉर्टेंट हो जाती है डेनमार्क की लोकेशन, तो एक बार आप डेनमार्क की लोकेशन देख लें, फिर हम आगे की बातें शुरू करेंगे। तो ये है जैसे हमारा प्यारा भारत, प्यारा भारत से हम चले कहाँ पे, वेस्ट की ओर, वेस्ट से चले ऊपर, और ये मिला हमें नॉर्वे, और ये हमारा यहाँ पे मिलेगा क्या, देखिए ये है आपका डेनमार्क। डेनमार्क हमारा बाल्टिक सी से टच होता है, साथ ही हमारा नॉर्थ सी से भी टच होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेनमार्क जो है क्या वो बाल्टिक सी से टच होता है, तो टच होता है। नॉर्थ सी से, तो हाँ। क्या मेडिटेरियन से टच होता है, तो नहीं। क्लियर, या आर्कटिक सी से टच होता है, तो नहीं। क्लियर, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसके अंतर बेसिकली इकोनॉमिटीज़ को एक्सपेंड करने की बात करते हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं। कहने का मतलब कि आप इकोनॉमी को बूस्ट तो करें, बट इकोनॉमी को बूस्ट करते वक्त एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखें। क्लियर, बाकी आपसे इस पर कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, फिर है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। आपको बस इतना याद रखना है कि कोपेनहेगन कहाँ की सिटी है, डेनमार्क की। क्लियर, आप हमेशा कोपेनहेगन सम्मेलन पढ़ते हो क्लाइमेट से रिलेटेड, तो वास्तव में डेनमार्क की होती है। जैसे कई बार क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है, घर में माता पिता पूछ लेते हैं, पड़ोसी पूछ लेते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कि बेटा ये कोपेनहेगन कहाँ है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों सर आप कह रहे हो, क्योंकि 2014 के आसपास जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि रियो कहाँ पे है, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था ज्योग्राफी वगैरह। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, इतना पता है कि रियो होगा नॉर्थ वगैरह में। तो उन्होंने फिर बताया कि रियो भाई ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका में। मैंने कहा अच्छा। होता क्या ना कि जैसे मुझे ये तक नहीं पता था, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप लोग सोचते हैं ना कि आप ही लोगों को
ज्ञान की समस्या होती है। भाई मुझे भी समस्या होती है, मुझे ये तक नहीं पता था कि गुजरात मेरा वेस्ट में है कि ईस्ट में है, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। ये तो शुक्रगुजार हूँ अपनी मैम का जिन्होंने मुझे ज्योग्राफी इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाता हूँ। और आप लोग जब देखते हैं ज्योग्राफी का नोट्स प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में तो अद्भुत मिलता है, क्लियर। क्योंकि हमने फिर देखो होता है ना कि देखो आप किसी भी चीज़ को जब सीखते हो उस चीज़ को फिर आप पूरी शिद्दत से सीखो, मतलब ऐसा सीख जाओ ना कि उस फील्ड में फिर आपके बाद कोई नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि दुनिया की कई सारी फील्ड में कोई ना कोई टैलेंटेड होगा, लेकिन आपकी कुछ फील्ड ऐसी हो जिसमें आप ही एक्सपर्ट हो, कोई ना हो उसके अलावा। और मैं इसी चीज़ से चलता हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा दूँ या मैं आपको जो चीज़ बता दूं, इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से मिलने की ज़रूरत ना पड़े। आप में से जिन लोगों ने हमारी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस की होंगी, अभी वो बीच में रुकी हुई हैं क्योंकि अभी हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक करा रहे हैं, लेकिन जल्द ही अगर हम इसको कवर कर लिए 15 मई के आसपास या 30 मई के आसपास, तो हम उन क्लासेस को फिर से शुरू कर देंगे। हालांकि काफ़ी आगे हम निकल चुके हैं, तो आप देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया को हमने कितना बेस से पढ़ाया था, क्लियर। तो वो चीज़ें आप देखिएगा। चलिए अगला है हमारा ज़ॉम्बी फायर्स क्या है। आर्कटिक क्षेत्र में आजकल काफ़ी ज़्यादा आग लगती रहती है, तो वही है ज़ॉम्बी फायर्स। टुंड्रा क्षेत्र है आर्कटिक का। आर्कटिक का बस आप लोकेशन देख लो, बाकी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने देखा था ना, नॉर्वे, स्वीडन, ये ऊपर का जो रीजन होता है ना ये आर्कटिक होता है। देखो ये जो रीजन है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आपका आर्कटिक है, क्लियर। ये नॉर्वेन सी है, ये बैरन सी है, ये कारा है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है आपको कि वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, तो नॉर्वे, बैरेंट्स, कारा और लेप्ट्यू आगे मिलेगा, क्लियर। ये चीज़ें आपको मैप में ऊपर बिल्कुल छोटी छोटी अंकित मिलती हैं, ठीक। ये आर्कटिक ओशियन आपने देख लिया यहाँ पे, ये आपका आर्कटिक ओशियन है, क्लियर। बाकी हमें यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ये आपका ग्रीनलैंड है, ये आपका आइसलैंड है, समझ गए। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब देखते हैं आगे। पहले सीजन की फसल बिल्कुल भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर आता है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। हाँ, ये जो कैटेगरीज हैं इनको आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको अभी नहीं याद रखना है। ये हम आपको जब मेंस की आंसर राइटिंग कराएंगे तो वहाँ हम आपको जो फ्रेम देंगे वहाँ पे ऑलरेडी ये सब इंक्लूड होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव की बात हो, स्ट्रेटजिक की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सोशल अवेयरनेस की बात हो, इकोनॉमिक बूस्ट की बात हो और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो। तो ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ बताएंगे। एक्सरसाइज बोगो सागर क्या है? आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि एक्सरसाइज बोगो सागर कहाँ पे है, या आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। एक्सरसाइज यूपीएससी नहीं पूछती है। आई मेडिक्स टेली मेडिसिन सिस्टम, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द आई मेडिक्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मेडिक्स नाम से ही समझ में आ जाएगा कि मेडिसिन से है, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसा क्वेश्चन आप कैसे बना दे रहे हो अपने मन से, मतलब आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी हम मान लेंगे। तो देखिए भाई, कुछ भी हम नहीं बोलते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछा है, एम स्ट्रिप्स क्या है। ये वास्तव में उसमें सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन काफ़ी चर्चा में थी, जिसमें TX/2 क्लियर, मतलब TX2 प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि टाइगर की संख्या को हमें डबल करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इस बार के इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी में एम स्ट्रिप्स प्रोग्राम आया था, क्लियर। तो यूपीएससी ने एम स्ट्रिप्स पे तो पूछ लिया है। अभी यूपीएससी ने TX/2 पे नहीं पूछा, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन पे नहीं पूछा, कौन सा पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने टाइगर की संख्या को डबल कर लिया। अगला क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कौन कौन से टाइगर रेंज कंट्री हैं। अब आपको लग रहा होगा सर इतने सारे क्वेश्चन आप बता दिए तो पढ़ाओगे कब? तो आपको पता होना चाहिए हमने अपने प्रीवियस पार्ट में सभी पढ़ा दिया है। हमने आपको ये पढ़ाया कि नेपाल पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने TX/2 प्रोग्राम के तहत टाइगर की संख्या को डबल कर लिया। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2002 में आई जिसमें टाइगर से संबंधित बात थी। साथ ही हमने आपको 13 टाइगर रेंज कंट्री भी पढ़ा दिया। सब कुछ तो पढ़ा दिया ना। तो एम स्ट्रिप्स आप समझ गए किससे संबंधित है? टाइगर से। दूसरा इसी में है एक एम सिप्स, ध्यान देना, ये है एम स्ट्रिप्स, एक है एम सिप्स। एम सिप्स किससे है? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से है, ठीक है। अब तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है आई मेडिक्स क्या है?
क्लियर। तो आई मेडिक्स किससे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र से। एक और आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊं, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा आई डेक्स, क्लियर, आई डेक्स किससे था, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए आई डेक्स था डिफेंस से, रक्षा क्षेत्र से, और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्लियर। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, आपसे नहीं पूछेगा आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट क्या है। फिर आता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नाम से ही समझ में आ रहा है हेल्थ से रिलेटेड कोई बात है, तो आपको याद तो नहीं रखना है, बट मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के हेल्थ सिस्टम को या हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि डिजिटल हेल्थ मिशन को प्रमोट करना चाहिए, जिसके अंतर्गत हेल्थ आईडी हो, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हो, डिजी डॉक्टर्स की सुविधा हो, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री उपलब्ध करानी चाहिए। और आपने देखा होगा कई सारे ऐप भी आ गए, कई बार आप लोग एडवर्टाइज यूट्यूब पे देखते होंगे ना, प्रैक्टो ऐप, शायद मगर सही होगा, प्रैक्टो या एक्टो ऐसे कोई ऐप है, तो वो ऐप आया है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसमें लोगों के अंदर बिजनेस की माइंडसेट को इनोवेट करना, क्लियर। बट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं याद रखना है आपको कि एसओचएम वगैरह क्या होता है, जब पूछेगा ही नहीं तो याद क्या करना। पाकुर हनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने इस पर लगभग 1 घंटा अपना खपा दिया था। क्यों, जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था पाकुर हनी, तो मैं गया भारत सरकार की वेबसाइट पे, अमेज़न पे भी गया, और ट्राइब्स की जो वेबसाइट नई वो बनी है ई मार्केट प्लेस, उस पर भी गया कि शायद पाकुर हनी मिल जाए, क्योंकि दिखने में तो इतना अच्छा दिखा रहा था। तो उसमें 700 रुपये के आसपास का शायद ये ½ kg है, क्लियर, काफ़ी अच्छा हनी है। तो देखिएगा क्या है ये आखिरकार, 100% नेचुरल हनी है संथाल ट्राइब के द्वारा। आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा संथाल मूवमेंट कब हुई थी, तो 1854 से 1855, क्लियर। संथाल परगना आप अच्छे से जानते हो, क्लियर। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। बाकी आपसे क्वेश्चन अगर अब पूछेगी तो मॉडर्न इंडिया जब हम कराएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कैसे पूछेगी कि नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह, वर्ली विद्रोह, इनको क्रम में लगाइए या इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगी। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। दामन एक को का क्षेत्र की बात आती है यहाँ पे, ठीक है। बात आती है फिर पाकुर ज़िले के, झारखंड, मतलब झारखंड में एक ज़िला है पाकुर, तो वहीं पे इस ट्राइब के द्वारा ये हनी बनाया जाता है। बाकी आप लोगों में से जो लोग झारखंड के हों तो वो जाइएगा आपके और इस ट्राइब से मिलकर आइएगा और ले आइएगा, थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा वहाँ पे, टैक्स वैक्स नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। बाकी आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है, ठीक है। 2 टेस्ट में आता है, एक करंज में आता है, एक मल्टीफोरल में आता है। अब आप एक बात बताइए, करंज वास्तव में एक और चीज़ है, क्या है, हमारे यहाँ पनडुब्बी है, क्लियर, और एक और चीज़ है करंज क्या है, लक्षद्वीप में आइलैंड भी है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, आप लोगों को कई बार जब कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए होती ना जो नेचुरल होती हैं, तो आप जैसे अमेज़ॉन पे सर्च करते हो ना, उसी तरीके से ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस पे जाकर सर्च कीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी। हाँ, बस ये बात अलग है, कॉस्टली काफ़ी होती हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। राइस क्या है, पहली तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो राइस है ये है क्या, किस चीज़ से संबंधित है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, क्लियर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइस का संबंध किससे है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या उपयोग हैं, तो आपको सिंपल सा पता है कि मास्टर आप कहते हो जब उपयोग की बात आए ना तो उसके सभी ऑप्शन सही होते हैं, तो वही है, 1-2 उपयोग याद रखने की ज़रूरत है नहीं। अब बात आती है ग्राफीन मास्क की। ग्राफीन मास्क पे आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ग्राफीन मास्क क्या होती है, बस ग्राफीन की इम्पॉर्टेंट फीचर्स पे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले काफ़ी बार पढ़ा होगा ग्राफीन का काफ़ी जगह पे उपयोग होता है, जैसे हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, हाई इलास्टिसिटी होती है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। आप में से कई सारे लोगों ने पहले ग्राफीन की बैटरी आती थी, जैसे अब लिथियम आयन की बैटरी आती है, लिथियम आयन की हल्की होती है, ग्राफीन की वेटेड होती है, क्लियर। हीरा, ग्रेफाइट व फ्लोरेनेस भी प्योर कार्बन के एलोट्रॉप हैं।
कार्बन के एलोट्रॉप क्या होते हैं, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप पहले साइंस की बात है, फिजिक्स वगैरह में वैसे पूछ लेता, बट हमसे अब साइंस टेक पूछता है तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर। एलोट्रॉपी होते क्या है? एलोट्रॉपी का मतलब होता है कोई भी केमिकल एलिमेंट अपने ही फिजिकल स्टेट में रहकर दो से या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में रह सकता है। सिंपल सी बात है, एलोट्रॉपी एक तरीके के आजकल के आदमी या औरतों को आप देख सकते हो, या आजकल के लड़कों और लड़कियों को देख सकते हो। क्या होता है कि उनके अंतर्गत 3 से 4 कैरेक्टर होते हैं। क्लियर। एक कैरेक्टर वो जो दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा कैरेक्टर वो जो अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत करते हैं, और तीसरा कैरेक्टर वो जो किसी को नहीं दिखाते हैं। तो ये जो 3 मुंह वाले जो इंसान होते हैं ना, कि दल बदलू टाइप के, आपसे प्रॉमिस ऐसे करेंगे जैसे ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे, लेकिन मौका पड़ा तो तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्लियर। तो वो धोखेबाज टाइप के इंसान होते हैं एलोट्रॉपी, मतलब एक तरीके का गिरगिट जैसे रंग नहीं बदलता है, उसी तरीके के होते हैं एलोट्रॉप। अब जब भी आपको कोई मिले ना, कोई दुश्मन आपका, तो उसको एलोट्रॉप कह के बुलाया करिए कि भाई तू एलोट्रॉप है। तो पूरी ज़िंदगी इसी पे सर्च में निकाल लेगा कि एलोट्रॉप गाली होती है कि एलोट्रॉप कोई एक संबोधन का अच्छा सा शब्द होता है। क्लियर। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है सामंतवादी टॉय। अब कुछ लोगों को राखी सावंत जी याद आ गई होंगी, तो नहीं याद रखना है भाई, ये सामंतवादी टॉयस है। क्लियर। आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि चित्रई कम्युनिटी के द्वारा ये खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा है उससे GI टैग के कुछ आप नोट्स देने वाले थे, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि हमने टेलीग्राम पर वो सारी पिक्चर्स को शेयर कर दिया है। आप वहाँ से जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। क्लियर। अब आपसे एक क्वेश्चन और पता होना चाहिए कि हमने आपको एक और चीज़ पढ़ाया था, क्या? चन्नापटना टॉयज़ पढ़ाया था ना। चन्नापटना टॉयज़ कहाँ के हैं? चन्नापटना टॉयज़ कर्नाटक के। और आप में से कई सारे लोगों ने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज हमारी की होगी, तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे त्यौहार, हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं, परिधान और वस्त्र, इन सब को कंप्लीट कराया। तो आप उस सीरीज को भी देखिए, काफ़ी अच्छी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। फिर आता है जो इन्फेक्शन। आपसे नहीं पूछेगा जो इन्फेक्शन क्या है, बिल्कुल भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि चावल जो है वो एक खरीफ की फसल है। रबी पढ़ते हो, खरीफ पढ़ते हो और जायद पढ़ते हो। क्लियर। तो चावल किसकी फसल है? खरीफ की। बाकी हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे ही कि रबी क्या होती है, खरीफ क्या होती है, क्लियर, और जायद क्या होती है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 चीज़ें आप याद रख सकते हो कि हाल ही में चर्चा में रही ब्लास्ट, बकानी, टुंगरो, ब्राइन स्पूटी, शीत ब्लाइट फंगस, ये सब किस प्रजाति या किस पादप से संबंधित बीमारियां हैं? तो चावल की प्रजाति से संबंधित ये सब बीमारियां हैं। क्लियर। बाकी नहीं याद रखना है। सौर मिसाइल, सरफेस टू न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है? बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। क्लियर। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक होती है नॉर्मल मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल नीचे नीचे ऐसे जाती है, और नॉर्मल जो मिसाइल होती है वो ऊपर से जाती है। बस इनके इस वेग को, या आप इसको कह सकते हो पारागमन वेग को, इसके अंतर के हिसाब से किसी को बैलिस्टिक कहा जाता है तो किसी को नॉर्मल मिसाइल के रूप में जाना जाता है। क्रूज मिसाइल जिसको आप सुनते हो ना, कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये बस दोनों में डिफरेंस होता है। बाकी आपसे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बैलिस्टिक कैसी होती है, उसका जो परिगमन पथ होता है वो अलग होता है, नहीं पूछेगा। हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। फिर एक चीज़ और देखिए, एक लैंड वेरिएंट ऑफ शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा सागरिका क्या है? क्या ये एक पनडुब्बी है? क्या ये एक लैंड वेरिएंट ऑफ शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड व्हीकल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर एक प्रकार का ये ड्रोन है? तो आप बता देंगे कि ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लियर। के फैमिली का मतलब होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। के फैमिली वास्तव में कलाम साहब को सम्मान देने से रिलेटेड बनाया गया। K4 आप हमेशा सुनते हो ना, तो वो वास्तव में कलाम फैमिली से रिलेटेड ये सारी मिसाइलें हैं। स्वदेशी है, DRDO के द्वारा इसे बिल्ड किया गया है। आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसरो का काम होगा सिर्फ और सिर्फ स्पेस से रिलेटेड बनाना।
डीआरडीओ का काम होगा डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी मिसाइल इक्विपमेंट्स, जो भी हथियार, जो भी बंदूक, जो भी ड्रोन, ये सारी चीज़ें बिल्ड करना। क्लियर? तो कंफ्यूज कभी मत होना। अगर ऑप्शन में दे दे कि फला मिसाइल का निर्माण इसरो के द्वारा किया गया तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। फिर आता है क्या, न्यू कैलेडोनिया। ये क्या है? ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है, फ्रांस में। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर मेलेनेशिया का पार्ट है। देखो अभी हम आपको मैप दिखाते हैं पहले, फिर हम आपको दिखाते हैं क्या। देखो ये है हमारा प्यारी पृथ्वी। क्लियर? ये प्यारी पृथ्वी, एक मिनट इसको सीधा कर दें पहले। हाँ, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे ये जो रीजन है ना, ये इंडोनेशिया के बाद, और ये आपका ये ऊपर का रीजन। क्लियर? यहाँ पे वास्तव में ये जो छोटे छोटे आइलैंड आप देख रहे हो, ये जितने भी आइलैंड हैं, ये है ना छोटे छोटे उभरे हुए आइलैंड, इनको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है? इनमें से कुछ को कहा जाता है, जैसे देखो माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पेलेनेशिया। क्लियर? ये 3 पार्ट में इन सबको मोटे तौर पर डिवाइड किया जाता है। हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आपको एक मैप शेयर कर देंगे जिसमें तीनों के तीनों होंगे। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, जो करंट में चर्चा में होते हैं उसी से बस क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपसे ये पूछ सकता है कि ये सब के सब किस सी में हैं, तो पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, तो अभी हम आपको न्यू कैलेडोनिया दिखा देते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है थोड़ा सा। न्यू कैले, हाँ ये देखो न्यू कैलेडोनिया, यहीं पे आपको मिलेगा। ये देखो है, ये अब अपने आप को नया कंट्री डिक्लेयर कर रहा है। न्यू कैलेडोनिया इज़ अ फ्रेंच टेरिटरी comprising dozens of islands in the South Pacific. It's known for its palm-lined beaches and marine life reach. मतलब इसको पाम ऑयल के लिए जाना जाता है। यहाँ पे पाम के वृक्ष काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर? अब ये देखो, ये पाम के वृक्ष हैं। पाम क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है आपसे पाम ऑयल पे कि इंडिया सबसे ज़्यादा 2018 में क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इंपोर्ट करता है, तो वनस्पति तेल को इंपोर्ट करता है। क्लियर? और वो वनस्पति तेल वास्तव में क्या होता है? पाम ऑयल होता है। ये सारे पाम के वृक्ष हैं। पाम ऑयल एक तरीके के, आप ये समझो, आप लोग जो ठेले वगैरह में खाते हो ना, पकौड़ियाँ, चाट वगैरह ये सब खाते हो, तो वो लोग जिस ऑयल का यूज करते हैं वो होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल आप ऐसे समझो कि पाम ऑयल की खूबसूरती ये होती है कि आप उसे फ्रिज में लगा देंगे तो जम जाएगा। मतलब एक तरीके का डालडा जैसे होता है ना, आप यूज करते थे पहले डालडा, और एक रिफाइंड यूज करते हो। तो रिफाइंड एक होता है सोयाबीन का, जिसमें फॉर्च्यून वगैरह का आप नाम सुनते हो, तो वो कभी नहीं जमेगा, लेकिन पाम ऑयल जम जाता है। और दूसरी खास बात क्या है कि पाम ऑयल का लोग उपयोग क्यों करते हैं कि रिफाइंड आपको मिलेगा 120 रुपये। देखो मुझे एक्चुअल प्राइस पता नहीं है इस समय, इन सब के एक्चुअल प्राइस कितने हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि फिर आप खरीदते कैसे हो। तो मैं नहीं खरीदता हूँ, कोई और लेके आता है खरीद के। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस शायद इस समय फॉर्च्यून का 120 रुपये है। पाम ऑयल का जो एक्चुअल प्राइस होगा वो लगभग 70 रुपये होगा 1 लीटर, यानी कि 50 रुपये का डिफरेंस होता है। तो इसलिए ये सस्ता होता है। और इसको क्या करते हैं लोग, कई सारे लोग, आप लोग जब थोड़ा बिजनेस की फील्ड में आएंगे तो जो सरसों का तेल होता है ना, सरसों का तेल होता है 100 रुपये केजी का, सपोज़ करो, या मानो 130 रुपये केजी का। क्लियर? इस 130 रुपये के केजी में 70 रुपये का पाम ऑयल मिक्स किया जाता है। तो अब सोचो 200 रुपये में कितना बन गया, 2 लीटर, यानी कि 100 रुपये लीटर का सरसों का तेल बन गया ना। आपको कितने रुपए लीटर बेच रहे हैं? 40 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके। तो ये मिक्स किया जाता है। आपको अगर अपने सरसों तेल की पहचान करनी है, जो आप किसी खुली दुकान से लेकर आते हैं या फॉर्च्यून के अलावा किसी अन्य कंपनी को परचेज़ करते हैं, लोकल कंपनी, उसको आप फ्रिज में लगाइए, और अगर आपका वो रिफाइंड जम गया, सरसों का तेल जम गया, तो समझना उसमें मिलावट थी। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, आप गर्मी में जिस ऑयल को खरीद कर अचार वगैरह रखते हैं, जैसे इस सीज़न में, सर्दी में उसमें सफ़ेदी आ जाती है। लोग सोचते हैं अचार ख़राब हो गया। अचार नहीं ख़राब हुआ, उसमें पाम ऑयल मिक्स था इसलिए वो जम गया। समझ गए? तो तेल वगैरह की जानकारी आपको दे दी। बाकी आप लोग खाद्य तेल वगैरह ख़रीद के लाइएगा। ठीक है, फिर आता है क्या, धौला सिंध हाइड्रो प्रोजेक्ट। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि धौला सिंध हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है। हाँ, व्यास नदी इम्पॉर्टेंट है, जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑलरेडी हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में रिवर्स को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हम आपको व्यास नदी के बारे में काफ़ी अच्छे से बताएंगे।
एयर इंडिया वन आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि एयर इंडिया वन क्या है। हाँ, इंडियन एयरफोर्स का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर आप रेलवे एसएससी इन सब का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी लेवल के आते हैं। क्लियर, बस आप जान लो भारत का पहला वीवीआईपी प्लेन है। पहले बताओ ये पहली यात्रा कहाँ पे किया है? अभी मोदी जी गए थे ना, कहाँ? बांग्लादेश। तो पहली यात्रा उनकी यहीं से थी, इसी विमान से। उपयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहीं घूमने के लिए कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट इसे चलाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये क्यों बनाया गया है? ये एक तरीके का आप समझ लो अमेरिका का जैसे पढ़ते हो ना एयरफोर्स वन होता है, तो वैसे ही उसको बनाया गया ताकि ये लगना चाहिए ना कि बाइडन के बराबर हम भी हैं। अब आप लोगों को लगता है सर बाइडन कौन? बाइडन भाई साहब अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। क्लियर, चलिए फिर आता है सीबीडी ऑयल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैनाबिस प्लांट से निकाला जाता है। कैनाबिस एक तरीके का आप समझो जैसे एडवर्टाइज आप देखते होगे ना इसकी नेस्कॉफे के, तो उसमें जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही कैनाबिस होते हैं। या एक तरीके के आप ऐसे मान लो अंडी, अंडी आप लोगों ने सुना होगा ना, अंडे के पत्ते जो होते हैं, अंडे के पत्ते मतलब ये एग वाला अंडा नहीं, मुर्गी वाला। मुर्गी कहाँ से अंडे के पत्ते देगी? उसको अंडी के पत्ते बोलते हैं। बचपन में आप लोगों ने खूब अंडियाँ लड़ाई होंगी एक दूसरे से, है ना, तो वो अंडी होती है। तो अंडे के पत्ते, सॉरी अंडी जो होती है ना बीज, वो एक तरीके का कैनेबिस का आप यूज कर सकते हो उसे कि हाँ वो कैनेबिस होती होगी। क्लियर, हालांकि वो होती नहीं है। दो मेन सब्सटेंसेस होते हैं क्या? कैनाबिडियल और सीबीडी। डेल्टा 9 आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, नशीला होता है मतलब कुछ नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कैनाबिस ऑयल होता है वो इफ़ेक्ट्स ऑन द ब्रेन, मतलब थकान को दूर करता है। जैसे आप लोग हमेशा देखते होगे ना कई सारे बाबा वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, वो क्या देते हैं कि आइए आइए अपनी थकान मिटाइए, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास ये तेल है। या कई बार आप लोग टीवी में एडवर्टाइज देखते हो ना कि आर्थोथेरेपी, फलाना थेरेपी, ये बाम ले लो, वो बाम ले लो, ये सब क्या है? उनमें कैनबिस ऑयल का उपयोग किया जाता है। आप कभी भी अब कोई भी तेल परचेज करके लाइएगा जो बॉडी में मालिश के लिए उपयोग होता हो, या जो स्पा सेंटर होते हैं ना वहाँ पे इसी का उपयोग किया जाता है, कैनबिस ऑयल का। और हम लोगों को लगता है अरे यार बताओ कितनी अच्छी उसने थेरेपी की। उसने थेरेपी नहीं की थी, कमाल तो इस कैनबिस ऑयल का था। फिर आता है मधुका। मधुका क्या है? मधुका डिप्लोस्टेमन एक ट्री की स्पीसीज है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर, हाँ मियावाकी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पादप प्रजाति है। नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन, देखो यूपीएससी कभी नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन नहीं पूछती है कि किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है। क्लियर, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछती है, किस चीज़ पे मिला है उस पर क्वेश्चन पूछती है। बच्चे क्या करते हैं ना कि जिनको मिला है उनका नाम याद रखती है, आपसे कभी नहीं क्वेश्चन पूछेगी। हाँ, जिस चीज़ पे उन्होंने रिसर्च की है उस पर ज़रूर क्वेश्चन आता है। जैसे इन्होंने क्या किया, हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर किया था। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने 2019 के, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, नहीं तो 2018 तो नहीं 2019 ही है, कन्फर्म हो, 2019 के प्रीलिम्स में हेपेटाइटिस सी ए और बी पे क्वेश्चन पूछा था और काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा था। आप जब हमारे साथ मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे 2019 का, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे कि हमने वही नोट्स बनाया था जिस पे क्वेश्चन आया था और उसी से क्वेश्चन सही भी होते हैं। क्लियर, तो वो हम हेपेटाइटिस वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं, हालांकि अब आपसे पूछेगा नहीं लेकिन पता होना चाहिए। क्या है? हाईली सेंसिटिव ब्लड टेस्ट फॉर द वायरस है। हेपेटाइटिस सी एक लीवर डिजीज़ है, मतलब हेपेटाइटिस सी जिसको होता है उसके लीवर में प्रॉब्लम होती है। क्लियर, हेपेटाइटिस सी एचईवी वायरस के कारण होता है। मेजर काजेज ऑफ लीवर, मतलब लीवर में कैंसर हो जाता है, इस कारण ये होता है। ये एक ब्लड बॉर्न वायरस होता है, यानी कि जो हेपेटाइटिस की बीमारी होती है ये वायरस से होती है, ना कि बैक्टीरियल। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कैसे? वही जो मैं आपको बताता हूँ ना कि जो कोविड-19 है वो वायरस से होता है क्या? हाँ। एड्स जो है वो वायरस से होता है क्या? हाँ। क्या ये हेपेटाइटिस वायरस से होता है? तो आप कहेंगे हाँ साहब ये सबके सब वायरस से होता है, जी का वायरस से होता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हम क्या करेंगे आपको कि आगे चलकर हो सकता है अक्टूबर या नवंबर के माह में एक लिस्ट देंगे जिसमें आपको वायरस जनित जितनी भी बीमारियां हैं वो आपको पता चल जाएंगी। क्लियर, फिर आपको याद रखने की ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, और एक बात और बता दूं, ये जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना इन सबको हमने आगे चलकर आपके लिए क्विक रिवीजन की भी तो सीरीज़ रखी है
उसमें हम आपको लगभग 5-5, 6-6 पेज में पूरे के पूरे महीने के करंट अफेयर्स को कवर करा दिए हैं। मतलब 5-6 छोटे छोटे होंगे, 5-6 पेज, लगभग 20-20 लाइनों के, इतने बड़े बड़े। A4 को आप कह दो 2 पार्ट में, क्लियर। अब A4 के केवल 3 पेजेस, यानी कि 3 फुल A4 साइज़ के पेजेस में, 3 A4 साइज फुल का मतलब कितना हो गया, 2-2 भाग में से डिवाइड कर दो, 2, 4, 6 और उस तरफ 6, मतलब 12 हो गए। 12 पेजेस में आपकी पूरी की पूरी एक महीने की करंट हमने कंप्लीट कर दी है सिनॉप्सिस फॉर्म में, और बड़ी अच्छी तरीके से किया है। तो वो हम आपका क्विक रिवीजन जब 25 अप्रैल से मे बी या तो 1 मई से वहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो चिंतित नहीं होना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। फिर क्या है इसी के आगे, एंटीवायरल मेडिसिन बना दी गई है। कोई भी हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं बना है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल है, तो नहीं भाई, ए व बी की अवेलेबल है, सी की नहीं है। एक और बात, आप में से जो लोग पहली बार जुड़े उनको पता होना चाहिए कि वैक्सीन और ड्रग्स में क्या डिफरेंस है। वैक्सीन उनको दी जाती है जो अभी तक बीमार नहीं हुए हैं, ड्रग उनको दिया जाता है जो उस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। सिंपल सी बात है, अब आपको ज़्यादा इस पर मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के वायरसेस से होता है, ABCDE। हेपेटाइटिस A व E कोई भी दूषित पानी या खाना खाने से हो सकता है। BCD ये पैरेंटल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से होता है, मतलब कोई भी संक्रमित बॉडी के जब हम संपर्क में आते हैं तो उस कारण हमें हेपेटाइटिस B, C और D होता है। 1901 में अवार्ड स्टॉकहोम स्वीडन से इस चीज़ की बात हुई थी, चर्चा शुरू हुई थी। हेपेटाइटिस E व E क्रॉनिक नहीं है, जबकि BCD हैं। मतलब आपसे ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इधर वाला आपको नहीं याद रखना है, ठीक। फिर बात आती है नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड। आपसे नहीं पूछेगा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड किसे दिया जाता है। स्मार्ट मिसाइल, नाम देखना है क्या है, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पनडुब्बियों के द्वारा जो मिसाइल छोड़ी जाती है पानी के अंदर, उसी को कहते हैं टॉर्पीडो। ऊपर आती है उसको कहते हैं मिसाइल, पानी के अंदर होती है वो होती है टॉर्पीडो, क्लियर। ये एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम है, व्हीलर आइलैंड उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। कई तरीक़ों से इसे लॉन्च किया जा सकता है, कई सारी लेबोरेटरीज़ ने मिलकर इसे बनाया, मतलब ये क्या है, स्वदेशी है, इंडिया की है, क्लियर। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। व्हीलर आइलैंड कहाँ पे आपको अच्छे से पता है, उड़ीसा में। तो आप सोचेंगे दिखा दें, तो ठीक है भाई, आपको हम दिखा दे रहे एक बार व्हीलर आइलैंड कहाँ पे है, क्लियर। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। व्हीलर आइलैंड, ये देखो व्हीलर आइलैंड है ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड फॉर्मली नोन ऑन व्हीलर आइलैंड, ये देखो ये है ना, इसको कहते हैं व्हीलर आइलैंड। थोड़ा और जूम करते हैं, यहीं से सारी मिसाइल वगैरह चेक की जाती हैं, छोड़ी जाती हैं, ऐसे आप देख सकते हो। ये मिसाइल देख रहे हो आप, ठीक है। अब्दुल कलाम आइलैंड है ये, मोर वगैरह मिल गया। आजकल मोर की दोस्ती बड़ी अच्छी है, बताओ किससे अच्छी दोस्ती है, मोदी जी से। जैसे मैंने एक दिन बहुत अच्छा वो देख रहा था, BBC चैनल पे बड़ी अच्छी चीज़ दी हुई थी, एक कमेंट है बहुत अच्छा। क्या था कमेंट, बर्ड फ्लू को लेकर जब फैला था ना बर्ड फ्लू, तो काफ़ी सारे पक्षी मारे जा रहे थे, तो उसी में से एक पक्षी आकर मोर से बोलता है कि अरे भाई अपने मालिक से बोल ना, मेरे लिए भी कुछ थाली ताली और दिए वगैरह जलवाए। मतलब मालिक कौन, मोदी का मालिक कौन था, मतलब मोर का मालिक कौन था, मोदी। मोदी ने नहीं एक बार मोर को चुगते हुए दिखाया था, उनको दाना डाल रहे थे, तो इसीलिए वो बेचारा पक्षी आके मोर से कहता है, सिफारिश करता है कि तुम अपने मालिक से कहो कि हमारे लिए भी वो थाली वाली बजवाए, क्योंकि हम जब कोरोना से पीड़ित हैं, है ना। तो कितना अच्छा बनाया था उसने, खैर कोई बात नहीं। सेपी क्या है, सेपी पूरा नाम है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक तरीके का एक कोएलिशन होगा, एक तरीके की पार्टनरशिप होगी जो इसी से रिलेटेड होगी कि एपिडेमिक जो बीमारियां होती हैं उनसे कैसे निपटा जाए। ग्लोबल पार्टनरशिप है 2017 में दावोस। दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड का शहर है। नॉर्वे व भारत सरकार व कई फाउंडेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शामिल हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्लियर, ये आपको याद रखना है। इंडियन गैजल्स मतलब चिंकारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि IUCN में क्या है, तो लीस्ट कंसर्न है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको हम नॉर्वे और दावोस एक बार दिखा देते हैं। तो ये है हमारे प्यारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से हम थोड़ा ईस्ट की ओर चलें तो ईस्ट में हमें ये मिला क्या, नॉर्वे, क्लियर। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सी से नहीं लगती, ये आपको याद रखना है।
नॉर्वे की सीमा किससे लगती है, नॉर्थ सी से लगती है और नॉर्वेन सी से लगती है। क्लियर, तो नॉर्वे आपने देख लिया। दूसरा आपको देखना है क्या, दावोस। तो ये है आपका जर्मनी, ये है आपका फ्रांस, ये है आपका स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड में ये है आपका ज्यूरिक। क्लियर, अब यहाँ पे आपको देखना है किसको, यहाँ पे आपको देखना है दावोस को। क्लियर, तो दावोस हम आपको यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखिए दावोस, आप दावोस, क्लियर, ये है दावोस सिटी आपकी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दावोस, यहाँ पे सम्मेलन होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतनी सारी चीज़ें तो ऐसे भी आपको पता रहती हैं। अगला क्या है हमारा, इंडियन गैजेट्स हमने बता दिया, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हैं, आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं, बस समझ लीजिए हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकें इसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा इकोसिस्टम हमारी लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट करता है कि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। 4 टाइप होते हैं। प्रोवाइजिंग सर्विस, हाँ इस पे क्वेश्चन इस पे बनता है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रोवाइजिंग सर्विस से रिलेटेड कौन सी हैं, रेगुलेटिंग सर्विस से रिलेटेड कौन सी, सपोर्टिंग सर्विसेज से एंड कल्चरल सर्विसेज से। तो हम आपको क्या करेंगे अपने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में, वहाँ पे भी हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे या मिसलेनियस के रूप में हम आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे बस देख लीजिए, बाकी नोट्स बनाना हो अगर आप ट्रांसलेट कर पाएँ तो कर लीजिएगा, हालांकि हम आपको बता भी देंगे। प्रोवाइडिंग सर्विसेज में क्या है, प्रोडक्ट शामिल होते हैं लाइक फूड, फ्रेश वाटर, फाइबर, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड मेडिसिन। क्लियर, रेगुलेटिंग सर्विसेज में फ्लड प्रिवेंशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो रेगुलेटिंग में आएंगी, जैसे लाइक वाटर प्योरिफिकेशन एंड पॉलिनेशन। क्लियर, फिर आता है सपोर्टिंग सर्विसेज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉल्ट फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। कल्चरल सर्विसेज में स्पिरिचुअल इनरिचमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रिसाइक्लिनेशन एक्टिविटीज़ एंड एस्थेटिक्स वैल्यूज़। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है सेंट्रल जू अथॉरिटी, ऑलरेडी हमने जुलाई माह के करंट अफेयर्स में से कंप्लीट कर लिया था, बट काफ़ी फास्ट मोड में हम देख लेते हैं। पहले आप इतना बता दो कि इसके हेड कौन होते हैं। इसके हेड होते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर। दूसरी चीज़ आप ये बता दो एनटीसीए के चेयरपर्सन कौन होते हैं, उसके भी होते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर। तो फिर प्राइम मिनिस्टर किसका होता है, वो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का होता है। क्लियर, तो देख लेते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर व्हाट इज स्टैच्यूटरी बॉडी, तो स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है जिसे किसी एक्ट के द्वारा गठन किया जाता है। क्लियर, जैसे 1972 एक्ट के तहत इसका गठन हुआ ना। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन किया गया, लाइक जैसे 148 के आर्टिकल में क्या है बताइए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। तो इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल और इसको बोलेंगे स्टैच्यूटरी, क्योंकि ये बाद में अमेंड करके एक्ट के माध्यम से बनाया गया। ठीक है, और एक और बात आपको बताऊं, जब इन्हीं एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दे दिया जाता है आर्टिकल के रूप में, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाते हैं। जैसे अभी आपने नेशनल बैकवर्ड कमीशन को देखा होगा ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 103 आर्टिकल अमेंडमेंट, उसके तहत उसको कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया गया, मतलब 338 खा मतलब बी आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। क्लियर, तो वहाँ पे है। बाकी आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है, पर्यावरण मंत्री इसके चेयर होते हैं। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है टेरी। टेरी से हमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये बताओ टेरी है क्या। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। नॉट प्रॉफिट जब मैं बोलता हूँ इसका क्या मतलब, ये मतलब एक तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप श्री आईएएस एकेडमी से जुड़े हैं, तो ये एक तरीके का नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिना पैसे के संचालित होता है, पैसे के संचालित होता है। सपोज़ कीजिए कि हम आपसे पैसा नहीं ले रहे किसी भी तरीके का, ठीक है, बट हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे पास सिस्टम मैनेजमेंट पूरी टीम को पैसा पे नहीं करना पड़ता होगा, करते हैं, बट वो पैसा हमें कहीं से मिलता है। और ऐसा नहीं कि उस पैसे का हम मिसयूज करते हैं, ठीक है। या आप में से कुछ लोगों ने मान लीजिए पैसा हमें सिलेक्ट होने के बाद प्रोवाइड किया, तो हम उस पैसे का क्या करेंगे, बच्चों को ही सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। मतलब उस पर ये नहीं कि हम पावरी कर रहे हों, पार्टी कर रहे हों, या कोई गाड़ी वगैरह खरीद लाए, कई सारे बाउंसर अपने साथ रख लिए, ये कुछ नहीं। क्लियर, उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, कि काम चलता रहे, बस ना बचत हो और ना ही घाटा हो। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा
कि क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे। यूएन नैरोबी केन्या में है। इम्पॉर्टेंट क्या है लोकेशन नैरोबी की, अर्थात लोकेशन किसकी इंपॉर्टेंट है, केन्या की। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि केन्या है कहाँ पे। तो आप एक बार केन्या की लोकेशन देख लीजिए, ये है हमारा अफ्रीका और ये है हमारा केन्या। क्लियर, ये हमारा केन्या। ये कौन सी लेक है, लेक विक्टोरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केन्या से लगती है, युगांडा से लगती है, और ये आपका कौन सा कंट्री बताइए, तांजानिया से लगती है। केन्या क्यों इंपॉर्टेंट है, एक और चीज़ बताइए, क्योंकि केन्या से, युगांडा से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गबन और साउथ टाउन से यहाँ से क्या गुजरती है, इक्वेटर। क्लियर, तो ऐसे आप देखो यहाँ पे हमने आपको बताया था ना, साउथ टाउन टेम्पल ये है, ठीक है, गबन है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, युगांडा है आपका। क्लियर, और केन्या। तो यहाँ से क्या गुजरती है, ट्रॉपिक सॉरी इक्वेटर गुजरती है, और सोमालिया से भी गुजरती है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, तो इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। क्लियर, तो ये 4 कंट्री आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछागा, बताइए ये कौन सा सुकोत्रा आइलैंड है। क्लियर, यहाँ पे कौन सी है, बाब अल मंदेव है। ठीक है, याद रखना, रेड सी को गल्फ ऑफ अडन से ऐड करने के लिए बाब अल मंदेव जल संधि का उपयोग होता है। ठीक है, और फारस की खाड़ी मतलब गल्फ ऑफ फारस, पर्सियन गल्फ, और क्या है ये बताइए, अरब सागर। ठीक है, इनको टच जोड़ने के लिए यहाँ पे कौन सी है बताइए, आपको याद आ रहा, हारमूज। ठीक है, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान से गल्फ ऑफ पर्सियन गल्फ को टच करती है हारमूज। तो इतनी सारी लोकेशन काफ़ी हैं, बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ थोड़ा ना याद रखना है। देखिए, हम आपको बार बार इसलिए रिवाइज़ कराते हैं क्योंकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। वैसे भी आप तो इतने अच्छे तो है नहीं कि मैप कभी देखते होंगे, कोई बात नहीं। नोबेल प्राइज़ फिजिक्स आपसे याद नहीं रखना है कि किस किस को मिला है, पेनरोज, जेंजर। बच्चे क्या करते हैं ना, टेस्ट सीरीज वाले भी ऐसे रटाने के, बच्चे भी रटते रहेंगे कि इसने लिया। अरे भाई, हमें अपने देश के बच्चों का तो नाम याद नहीं होता, और दूसरे देशों के बूढ़े बुजुर्गों का नाम क्यों याद रखें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि फिजिक्स में किस चीज़ पे इनको मिला है, तो ब्लैक होल की थ्योरी को सॉल्व करने को लेकर इन्हें मिला है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी ब्लैक होल क्या होता है, ये सारी चीज़ें साइंस टेक में, आप साइंस में पढ़नी होती हैं, बट साइंस टेक में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी ने हालांकि आइंस्टीन से लेकर अभी लास्टली जो रिसर्च हुई थी उस पर क्वेश्चन पूछा था, बट अब नहीं पूछेगा। ठीक है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमें। देख लेते हैं ब्लैक होल होता क्या है। हमारी गैलेक्सी में एक ऑब्जेक्ट है, ये भी बताया है, जब कोई स्टार कोलैप्स करता है तो ब्लैक होल फॉर्म में करता है, मतलब कि वो कहीं दूर, बिल्कुल सुदूर चला गया, वो एक तरीके का ब्लैक होल। सपोज़ करो आप ब्लैक होल ऐसे समझ सकते हो, आप लोग जब नहाने जाते हो ना, तो बाल्टी में कभी हाथ डालना और बाल्टी में हाथ डाल के ऐसे ऐसे घुमा देना पानी को। तो जब आप ऐसे ऐसे पानी को घुमाएंगे ना, तो देखना पानी बीच में ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल अंदर को छेद बनता चला जाएगा, और उसी में आप कुछ भी डाल दें तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, वो होता है ब्लैक होल। क्लियर, ऐसा ही आप लोग पढ़ते होगे बरमूडा ट्रायंगल को लेकर, तो वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है क्योंकि वहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट ऐसे ही एक दूसरे से मर्ज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उसी वैक्यूम में गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सभी चीज़ों को, अपनी दूर दराज की चीज़ों को खींच लेता है। क्लियर, बाकी आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है, ये फालतू के तथ्य होते हैं। माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन, यूपीएससी ने ऑलरेडी डॉल्फिन पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, तो डॉल्फिन बस पता हो, और ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट में डॉल्फिन को पढ़ लिया था, आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल है। क्लियर, एक्वेटिक देखो, जब भी आप हमेशा पढ़ते हो ना एक्वेरियम या एक्वेटिक, या आप हमेशा पढ़ते हो लैक्टो, क्लियर, या आप पढ़ते हो बायो, क्लियर, या आप पढ़ते हो क्या फाइटो, इन सब का क्या मतलब होता है, इनके पीछे के शब्द ना पता हो, आगे के शब्द पता होने से ही पता चल जाता है वास्तव में कहना क्या चाह रहा। तो हम आपको ये चीज़ें बता दे रहे हैं, हालांकि हमने एनवायरनमेंट की बुक सीरीज में ऑलरेडी आपको बता रखा है। जब भी आपको कहीं पे एक्वा वर्ड मिले ना, उसका संबंध ही होता है पानी से। जैसे एक्वा फायर आप पढ़ते हो ना, ठीक है, या एक्वेरियम आप पढ़ रहे हो, एक्वेटिक आप पढ़ रहे हो, तो मतलब क्या, जल से संबंध की बात कर रहा।
दूसरा लैक्टो, लैक्टो वर्ड जहाँ पे आए वो समझो दूध से संबंधित है, मतलब मिल्क से बनने वाली वस्तुओं से। ऑलरेडी आप लोगों ने बचपन में एक लैक्टो टॉफ़ी खाई होगी, कई बार आप लोग लैक्टो किंग आती थी वो टॉफ़ी, ठीक है। लैक्टो से रिलेटेड लैक्टस आप हमेशा पढ़ते होगे। माँ जब अपने बालक को या अपने शिशु को जब दूध पिलाती है तो वहाँ पे भी लैक्टस नामक बीमारी की चर्चा होती है, क्लियर। तो वो क्या है कि माँ के स्तन, मतलब माँ जो दूध पिलाती बच्चों को, उससे रिलेटेड होती है, क्लियर। तीसरा मैंने आपको बताया बायो, बायो का क्या मतलब होता है, जीवों से, क्लियर, कि जो जीव होते हैं वो किसी क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कहलाती बायो। जैसे आप पढ़ते हो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा बायो रेमेडिएशन, क्या ये पादप प्रजाति से संबंधित है या जीवों से, तो जीवों से। फिर आता है फाइटो, फाइटो का मतलब होता है पादप। अब आपको अगर क्वेश्चन देते फाइटो रेमेडिएशन तो क्या ये पादप से है, क्या ये जीवों से है, तो आप बता देंगे पादप से है, क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। बाकी हो सकता है अगर एक दो शब्द रह गए हों तो कभी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हम उसका भी जवाब दे देंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। गंगा ब्रह्मपुत्र व मेघना में मिलती है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो डॉल्फिन है वो केवल और केवल गंगा में मिलती है, तो नहीं, ये गंगा में भी मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है और मेघना में मिलती है। ब्रह्मपुत्र का नाम ही मेघना है, जब गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलती है ना तो मेघना बन जाती है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, सिंपल सी बात है, जब ब्रह्मपुत्र और मेघना की बात आएगी तो नेपाल और बांग्लादेश तो आ ही जाएंगे। इंडेंजर्ड है IUCN में, इस पे क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। हो सकता है कि यूपीएससी आपको इंडेंजर्ड की पूरी लिस्ट दे दे और उसमें आपसे क्वेश्चन आस्क कर ले कि इनमें से कौन कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड हैं, क्लियर। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। सितवे पोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत द्वारा बनाया जा रहा म्यांमार के रखाइन प्रांत में। रखाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोहिंगा का यहाँ पे निवास स्थल था, क्लियर। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का भी पार्ट है। सितवे पोर्ट कलादान रिवर पर बनना है। तो एक बार हम म्यांमार की लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, प्यारा भारत से हम गए ईस्ट की ओर, ये है हमारा म्यांमार। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांजिट है वो है कलादान प्रोजेक्ट, क्लियर। कलादान प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी आपको पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड मैप भी आपको शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम पे। तो यहाँ से जाना है कलादान और यहीं से फिर क्या होगा कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुँच सकेगा, वहाँ डेवलपमेंट ला सकेगा। क्यों, क्योंकि ये जो चिकन नेक है ना, ये देखो कितना पतला नेक है। अगर इसको क्लोज कर दिया जाए, सपोज करो कभी भी, या यहाँ पे बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाए तो यहाँ पे वर्क जो होते हैं, जलपाईगुड़ी का जो क्षेत्र है, काम करना बंद कर देते हैं, क्लियर। तो क्या होता है, फिर दिक्कत आती है, नॉर्थ ईस्ट में राशन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। तो इंडिया ने म्यांमार के साथ समझौता किया कि बाबूजी आप हमें यहाँ से एक रूट दे दो और हम इसको यहाँ पे आपकी कलादान जो रिवर है इसको डेवलप करके अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकेंगे और साथ ही आपका जो सितवे नामक पोर्ट है उसको भी डेवलप कर सकेंगे, क्लियर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है सितवे पोर्ट। तो एक बार हम आपको सितवे पोर्ट की लोकेशन दिखा देते हैं। तो देखिए आप सितवे पोर्ट की लोकेशन कहाँ है, ये देखिए, ये है सितवे आपका, ठीक है। तो आपने ये देखा ना सितवे पोर्ट, सितवे इज़ द कैपिटल ऑफ रखाइन स्टेट। जैसे हम लोगों का दिल्ली होती है ना, उत्तर प्रदेश होता है, तो ये सितवे एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से नहीं मतलब है, सितवे हमें पोर्ट से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से वास्तव में जाएंगी कलादान रिवर से होते हुए, क्लियर। ऐसे ही यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे हम पहुंच जाएंगे। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ पे कलादान आप देख रहे हो, ये रिवर, ये देखो ये कलादान, क्लियर, ये कलादान रिवर है आपकी, ठीक है। तो बस इतना आप समझ सकते हो, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया सितवे पोर्ट, दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ पे एक पोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो चाबार आप जानते ही हो, ग्वादर आप जानते ही हो, ठीक है। बाकी है बंदर अब्बास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे लोकेशन पूछ सकता है। कई बार यूपीएससी क्या करती है ना कि इन सभी पोर्ट्स को दे देगी उत्तर से दक्षिण लगाइए, तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक। चलिए ये आपका हो गया। फिर आता है पॉप, पॉप वाला गाना नहीं, हिप हॉप पॉप वो वाले गाने नहीं है, पॉप मतलब बच्चे कुछ भी आप लोग समझ जाते हो। पॉप क्या है, पूरा नाम है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब
कि ऑर्गेनिक से संबंधित हैं, कई सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनसे संबंधित है। तो हुआ क्या है कि वर्ल्ड कम्युनिटी ने 7 पॉप को प्रतिबंधित कर दिया है, मतलब उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप इनका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पॉप हैं या ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। कौन कौन सी बात आती है? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछेगा ये हम आपको बताएंगे। क्लोरोडिकोन है, हेक्साब्रोमो बाइफिनाइल है, हेक्साब्रोमो डाइफिनाइल है, हेक्टाब्रोमो है, टेट्रा पेंट्रा है, पेंटाक्लोरोबेंजीन है, हेक्साब्रोमो साइक्लोडिकीन है, हेक्साक्लोरोब्यूटाबाइन है। कई बार क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज वाले ऐसे गंदे क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चों को लगता है बताओ उनको पॉप्स आते ही नहीं है, बट पूछेगा ही नहीं तो हमें क्या करना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत आए थे क्या? तो बिल्कुल सही बात है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत आए थे। 1992 में अर्थ समिट जो हुआ था, ऑलरेडी हम अपने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक स्टेज में जब एनवायरनमेंट के इस पोर्शन को कंप्लीट कराएंगे, अर्थात कि 1992 के बाद किस तरीके से एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस आई, कैसे लोगों ने एनवायरनमेंट समिट को ऑर्गेनाइज करके पेरिस क्लाइमेट तक की अपनी यात्रा को फुलफिल किया और कैसे एसडीजी गोल्स को फुलफिल करने की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। क्लियर? फिर आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। एक तो ये है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और दूसरा है ग्रीन क्लाइमेट फंड। क्लियर? GCF। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है? 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसका गठन हुआ। कई बार आप लोगों को लग रहा होगा सर इतनी देर से आप स्टॉकहोम बता रहे हो, स्टॉकहोम है कहाँ पे? तो देखिए हम आपको स्टॉकहोम दिखाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में आपको ये मिलेगी। तो ये है आपका क्या है, स्विट्ज़रलैंड। क्लियर? यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं स्टॉकहोम। ये देखें स्टॉकहोम आपका है स्विट्ज़रलैंड में। क्लियर? अब आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कि हर चीज़ स्टॉकहोम में ही क्यों होती है या हर चीज़ स्विट्ज़रलैंड में क्यों होती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर दावोस में भी मीटिंग होती है, इसमें भी मीटिंग होती है, तो क्यों होता है? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ना दुनिया का सबसे शांत देश है, जहाँ पे युद्ध वगैरह कुछ भी नहीं होता है, या एक तरीके का आप कह सकते हो कि वहाँ पे सिर्फ पावरी होती है, पार्टी होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो इसलिए स्टॉकहोम में सभी जाना पसंद करते हैं। ठीक? और कूलिंग प्रदेश है तो लोगों को और शौक रहता है। भारत ने रेटिफाई कर दिया, अर्थात इंडिया इसका मेंबर है। डर्टी डजन्स मतलब 12 खतरनाक पॉप्स की बात होती है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछेगी, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द डर्टी डजन क्या है या किससे संबंध रखता है? तो पॉल्यूटेंट से संबंध रखता है। अब वो 12 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं देख लेना, याद नहीं रखना कुछ भी। एल्ड्रीन, क्लोरोडेन, डीडीटी, डिल्ट्रीन, इंड्रीन, हेप्टाफ्लोरेस, माइरेक्स, टोक्साफोर्सेन, पॉलीक्लोराइटेटेड बाइफेनल्स, हेक्साक्लोरोबेंजीन, डाइबेंजोपी डायोसिक्सिन एंड डाइबेनोजोफ्यूरान। याद रख सकते हो? नहीं याद रख सकते हो तो पागल हो जाओगे, क्या करना याद रख के। GF मतलब ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी को UNDP, वर्ल्ड बैंक, UNEP आदि मैनेज करती है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज GEF यानी कि ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में बताइए। इसे UNDP, वर्ल्ड बैंक और UNEP के द्वारा मैनेज किया जाता है। इससे भारत ने रेटिफाई किया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 के अंतर्गत इसका गठन हुआ। तो आप कहेंगे साहब बिल्कुल सभी बातें सही हैं। अभी तक यूपीएससी ने जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा है, लगभग 4 से 5 बार, तो उसने आपसे क्या पूछा है कि ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत किन किन कन्वेंशन को फंड किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि 3 बॉडी तो ऐसी हैं जो UN से रिलेटेड हैं। मतलब UNCBD है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। UNFCCC है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। UNCCD है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। और पॉप्स अभी आपने पढ़ा, और मिनीमाटा कन्वेंशन मरकरी से। अर्थात आपको क्या याद रखना है, CBD को फंड करती है, FCC को फंड करती है, CCD को फंड करती है और पॉप्स को फंड करती है और मिनीमाटा को। इम्पॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि UNCCD पे यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है और ये विगत कई वर्षों से, आप कह सकते हो 2017 के बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी बन गई है। इसलिए भी क्योंकि अभी इसी का समिट हाल ही में इंडिया में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसे हम पढ़ेंगे, बाकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये आप देख लिए। फिर आता है क्या, पावर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पावर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, क्या यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है, या फिर आपसे क्वेश्चन कार्लोस सिमंड्स के द्वारा जारी की जाती है। तो नहीं भाई साहब, इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा अन्य रिपोर्ट कौन सी पब्लिश की जाती हैं, इनको आप लिस्ट बना लीजिएगा। हालांकि अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो 1 मई से जो हम आपकी इसी में लेट्स क्रैक क्विक रिवीजन सीरीज है उसमें हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे कि रिपोर्ट्स पढ़ा दिया, फेस्टिवल्स पढ़ा दिए, इनिशिएटिव पढ़ा दिए, प्रोजेक्ट पढ़ा दिए, साइंस टेक से रिलेटेड कमेटियाँ, तो वहाँ पर हम आपको ऑलरेडी लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। बट अभी से आप बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कौन कौन सी रिपोर्ट हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा और वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। रेमिटेंस रिपोर्ट भी इसी के द्वारा। यूपीएससी ने रेमिटेंस को लेकर क्वेश्चन पूछा था। रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस का सामान्य सा मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप आईएएस बन गई या आप आईएफएस बन गई। आईएफएस बनने के बाद आपकी पोस्टिंग हुई कहाँ पे, नॉर्वे में। क्लियर। अब आप नॉर्वे में कोई एक छोटी सी दुकान आपने ओपन कर ली और वहाँ पे आप डेली 500 रुपये कमाती हैं। पहली बात तो दुकान ओपन करोगी ही नहीं क्योंकि आईएफएस ऑफिसर हो, परमिशन ही नहीं मिलेगी। फिर भी सपोज़ करो आपने चाट का ठेला एक वहाँ पर लगाया और चाट बेचने की शुरुआत की। अब कुछ लोगों के तुम्हें में पानी आ गया होगा कि सर चाट गोलगप्पे, तो इतना नहीं सोचना है। आपने चाट का ठेला वहाँ पे मान लीजिए लगाया, उससे आपको पैसा मिला, मान लीजिए आपको वहाँ से 200 रुपये की कमाई हुई। एक दिन में आप 200 कमा रहे हो, 30 दिन में आपका कितना हो गया बताइए, 6000 रुपये हो गए। आपने वो 6000 रुपये इंडिया में वापस भेज दिए, दैट्स अ रेमिटेंस। क्लियर, मतलब दूसरे की धरती पर पैसा कमाकर अपनी धरती पर भेजना रेमिटेंस कहलाता है। और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि विगत कई वर्षों से भारत के रेमिटेंस में बढ़ोतरी हुई है, तो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पीरियड पे रेमिटेंस में काफ़ी ज़्यादा कमी आई। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ जो भी पर्सन हैं जो गल्फ़ कंट्री रीजन में वर्क करते थे वो वहाँ से वापस आ गए। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी की जाती है और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी जारी किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज किससे हो जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्लियर। फिर आता है सांभर लेक। सांभर आपको पता है राजस्थान की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी लवड़ी लेक है। कहाँ पे, राजस्थान में है। चारों ओर अरावली से घिरी हुई है, कई सिटीज़ में फैली है, कई नदियों का पानी है। ये यहाँ पे लाइन मैंने क्यों लिखी, कई सिटीज़ में फैली है। यूपीएससी ने आपकी बार क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको पता होगा किस पे क्वेश्चन आया था बताइए। राजस्थान के नेशनल पार्क को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये 2 राज्यों में 2 शहरों में फैला है, केवल एक ही शहर में फैला है। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई साहब, कई शहरों में फैला है। रामसर साइट्स का दर्जा है 1990 में मिला था। हाँ, फिर आता है एवियन बोल्टिज्म, एक तरह की बीमारी है जो कि नैरो मस्कुलर इलनेस है। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, बैक्टीरिया से होती, कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर आता है कपास। कपास मतलब यही जो रुई वगैरह बनती है ना, उसी को कपास बोलते हैं। कस्तूरी कॉटन नाम से भारत के कॉटन का नया ब्रांड बनाया गया है। अलाइक ऐप भी लॉन्च किया गया है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया दूसरा कॉटन उत्पादक व लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंडिया पहला स्थान है कॉटन के फील्ड में, तो नहीं, दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन कि इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरी एक और बात जो यहाँ पे नहीं दी है कि इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जिसने कॉटन प्रोड्यूस किया है। मतलब आप हमेशा पढ़ते हो ना, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कॉटन का उपयोग इंडिया में ही हुआ है। ठीक है, तो ये इंडिया की आप ग्लोरी समझ सकते हो। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या कि डीफो नाम का जो उस समय का यूरोपियंस था वो काफ़ी रोता था। प्लिनी तो आंसू बहाता था और प्लिनी ऐसे दुहाई देता था मतलब अपने यहाँ के लोगों को कि बताओ इंडिया के सारे जो पर्दे हैं, जो कॉटन की बनी हुए जो पर्दे हैं, वो हमारे यहाँ की घरों में, हमारे यहाँ की खिड़कियों में अपनी शोभा बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ की जो पीलो हैं
उसमें इंडियन कॉटन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई है कि जो हमारे यहाँ के पैसे को, हमारे यहाँ के बुलियंस को अपने यहाँ समाहित कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय मौर्योत्तर टाइम पीरियड में, लगभग आप कह सकते हो 6वीं से 7वीं शताब्दी के एरा टाइम पीरियड पे इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। क्लियर? और इंडिया के पास इतना ज़्यादा पैसा आता था कि उस समय गुप्ता टाइम पीरियड या कह सकते हो मौर्योत्तर टाइम पीरियड को इंडिया का गोल्डन एरा कहते हैं। इसीलिए जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो और वहाँ पे पढ़ते हो ना कि किस तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, इंडियन लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जबकि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट्स थे और जो इंडिया की लार्जेस्ट जो इंडस्ट्री थी वो हाई लेवल के उस समय एक्सपोर्ट करती थी। क्लियर? तो वही चीज़ें हैं। खैर हम वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ेंगे, बट यहाँ बताने का मकसद यही था क्योंकि इन सभी लाइन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। प्लीनी पे भी पूछती है, डिफो पे भी पूछती है। राइट टू प्रोटेस्ट क्या है? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा राइट टू प्रोटेस्ट क्या है। आर्टिकल 19 आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। एप्टोल फ्यूजा नेमडेमा फेनेसिस क्या है? आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि केकड़े की प्रजाति है कि किसकी प्रजाति है। इंपॉर्टेंट क्या है? अबोर हिल्स। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अबोर हिल्स कहाँ पे है। तो नाम दफ़ा में 4 लार्ज कैट्स की प्रजाति हैं, टाइगर, स्नो लियोपोर्ड, क्लाउडेड लियोपोर्ड एंड लियोपोर्ड। अर्थात आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा 4 बिग कैट्स क्या हैं। 4 बिग कैट्स का क्या मतलब होता है? तो वास्तव में एक टाइगर की प्रजाति, स्नो लियोपोर्ड की, क्लाउडेड लियोपोर्ड्स की और लियोपोर्ड्स की। क्लियर? नाम दफ़ा कहाँ पे है बताइए? एक बार आपको हम यहाँ पे लोकेशन दिखा देते हैं। कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है, बट आपको ये सारी लोकेशन याद होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। तो ये देखिए आप, नाम दफ़ा यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछती रहती है कि अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है। ठीक है, तो आपको दिख गया कि ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के रीजन है, बिल्कुल टॉप पीक पे है। मतलब जहाँ ब्रह्मपुत्र के पहले, यानी कि ब्रह्मपुत्र के आप कह सकते हो दक्षिण में। ठीक है, या आप अगर नदियों की बात करो तो ब्रह्मपुत्र के बाएँ। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए, इसके बाद अबोर हिल्स आपकी बताइए कहाँ होगी? अबोर, मिसमी वगैरह सब यहीं पे अरुणाचल प्रदेश के पास में ही है। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो अब हम आपको क्या दिखाएं? क्लास दिखाते हैं आगे। क्या है? नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का किसको मिला। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीएससी ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे 2 बार क्वेश्चन पूछा है। एक तो 2018 के प्रीलिम्स में पूछा और दूसरा आपसे 2019 के प्रीलिम्स में पूछा। शायद 2019 में ही पूछा था। ठीक है, तो Cas9 एक तरीके की कैंची होती है जो हमारी डीएनए एडिटिंग करती है। होता है ना, जैसे हम लोग वीडियो एडिट करते हैं तो उसी तरह से डीएनए एडिटिंग करता है। सपोज़ करो आप लोगों में से जब सेल्फी खींचते हो तो एडिट नहीं करते हो, बड़ी अच्छी अच्छी पोज लगाते हो। नोबेल प्राइज़ इन साहित्य आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा किसे मिला है। ग्रैप क्या है? अंगूर नहीं है, ग्रैप। क्या है ग्रैप? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आप बता देंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसे प्रिपेयर किया जाता है एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा। काम क्या करेगा? इमरजेंसी मैनर में अपनाया जाने वाला प्लान है, ना कि 24/7। एनसीआर एरियाज़ के कोऑर्डिनेशन द्वारा एक्शन लिया जाता है। मतलब क्या है? जैसे आप देखते हो ना कि इंडिया में क्या होता है कि फॉग की समस्या होती है, ख़ासतौर पर सर्दी के टाइम पीरियड में और दिल्ली जैसे रीजन में, तो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है खारदुगला पास, कहाँ है? नुब्रा एवं शेख वैली का गेटवे अब लद्दाख के पास है। यूपीएससी ने हाल ही में क्वेश्चन पूछा था नुब्रा वैली को लेकर। कैसे क्वेश्चन पूछा था कि सियाचिन नुब्रा के नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है। क्लियर? तो एक बार आप नुब्रा वैली को देख सकते हैं। तो ये है नुब्रा वैली आपकी, इस समय यूनियन टेरिटरी है ना लद्दाख, तो वहीं पे। तो ये आप देख रहे हैं नुब्रा वैली। क्लियर? और अभी भी चर्चा में रही थी किस चीज़ को लेकर बताइए? हमारे पड़ोसी देश चाइना के द्वारा ये नुब्रा वैली है। देख रहे हो ना, देखो कितनी अच्छी दृश्य में, ये ऊपर से पहाड़ है और ये बीच में घाटियाँ बन जाती, तो इसीलिए इसे नुब्रा वैली कहते हैं। ठीक, अब नुब्रा वैली आपने देख लिया। यहीं पे हम आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं, अगर दिखाई पड़ जाएगी तो। हाँ, ये देखो, ये थोड़ा सही हुआ। हाँ, ये देखो, ये नुब्रा वैली है। यहाँ पे ये बताइए ये कौन सी लेक है? ये आप पढ़ते हो ना, हम आपको कितनी बार पढ़ाएं इसको? प्यंगोंग लेक। कहाँ पे है?
भारत और चाइना के मध्य। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों को बताता हूँ ना, दिखाता आपको भारत चाइना ही हूँ, पेंगोंग लेक, ठीक, लेकिन मुंह से मेरे क्या निकलता है, भारत और पाकिस्तान। 2 वीडियो बनाए, दोनों में गलती हुई थी मुझसे, तो इसलिए बड़ा सोच कर अब क्या बोला हूँ। चलिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अक्साई चीन के पश्चिम में है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड पे, तो पता होना चाहिए। कलरलेस गैस है, वायु प्रदूषण, कार एमिशन, फ्यूल के जलाने से। जैसे आप लोग हमेशा जब भी दिल्ली वगैरह में आप टहलते होंगे और कोई बाइक या कोई व्हीकल आपके सामने से निकलता है, उसका जो पोल्यूशन होता है वो जब आपकी आंखों में जाता है तो आंसू आने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप उस समय गम के या वियोग के शोक में रो रहे होते हैं, बल्कि पोल्यूशन के कारण आपकी आंखों में चुभन होने लगती है। वो किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। पिछले 5 वर्षों से भारत प्रथम स्थान पर है एमिशन में, मतलब कितनी दुख की बात है। और हम इसको ऐसे पढ़ रहे जैसे बड़े गर्व की बात हो कि इंडिया इस फर्स्ट कंट्री है इसमें एमिशन के मामले में। कोयला को जलाने से पावर प्लांट यहाँ से एमिट होती है, ज्वालामुखी उद्भेदन से। यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन किन किन सोर्सेज से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग सभी से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर एनवायरनमेंट में अम्लीय वर्षा बनाते हैं। आप पढ़ते हो ना कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, पीएच के मान के आधार पर इनको डिसाइड किया जाता है। हम एनवायरनमेंट में आपको पढ़ाएंगे कि पीएच 7 से कम हुआ तो अम्ल हुआ, पीएच 7 से ज़्यादा हुआ तो क्षार हुआ, वो सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑलरेडी हमने इसके एमसीक्यू आपको दे रखे हैं और आपको हमने इसको कहाँ पे पढ़ाया है, हाँ, हमने जब आपकी आंसर राइटिंग सीरीज जब करा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB के मध्य डिफरेंस काफ़ी अच्छे से कराया था। तो हम क्या करेंगे, जब आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज कराएंगे तो वहाँ पे जो मिसलेनियस टॉपिक होंगे ना, तो वहाँ पे हम इन सभी स्टैंडर्ड बॉडी को कवर कराएंगे। और हालांकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट बॉडी की सीरीज़ में हमने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें करा रखी हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा क्या है, देख लेते हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ऑपरेटेड बाय ब्रिक्स स्टेट। पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि ब्रिक्स का है, सार का है, बिम्स्टेक्स का है या चाइना का है, तो ब्रिक्स का इनिशिएटिव है। फोर्टिलाइजर समिट 2014 में इसके निर्माण की बात हुई थी। यूपीएससी ने ऑलरेडी फोर्टिलाइजर समिट पे क्वेश्चन पूछ लिया है, किससे संबंधित है, ब्रिक्स से, तो अब नहीं पूछेगा। एक और बात, 2015 में आया, हेडक्वार्टर संघाई में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकांश का हेडक्वार्टर बीजिंग होता है, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई। अच्छा, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई कॉर्पोरेशन का, उसका बीजिंग में है, संघाई में नहीं है, ठीक है। UNG में ऑब्जर्वर स्टेटस है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सबको समान वोट, किसी को वीटो पावर नहीं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है वीटो पावर, क्योंकि IMF में वीटो होता है ना, तो वही चीज़। दूसरी बात, AIIB में क्या होता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होगा उसी के अनुरूप उसको वोटिंग की पावर होगी, बट इसमें सबको इक्वल है, क्लियर। फिर आता है स्वामित्व योजना, आपसे नहीं पूछेगा क्या होती है, बस देख लो। रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी होती है उनका एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाता है, ज़मीनी कागज़ वगैरह। अप्रैल 2020 में शुरू हुआ, 6.5 लाख से भी ज़्यादा गाँवों को कवर किया गया है, ठीक है। बाकी आपसे इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, UN एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, क्लियर। तो ये इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। 1961 में गठन हुआ था, आफ्टर 1960 में FAO का गठन हुआ, हेडक्वार्टर रोम इटली में है। पूरे विश्व से भुखमरी को समाप्त करना है। 2 रोम बेड सिस्टर संगठन से क्लोजली, मतलब रोम बेस्ड सिस्टर संगठन से क्लोजली लिंक्ड है, FAO एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स, क्लियर, यानी कि IFADM, ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा। UNDG का मेंबर है। 1963 से भारत भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में वर्क कर रहा है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ये सब तो याद नहीं रखना है। हाँ, FAO बॉडी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट रूप से कवर करेंगे, बट यहाँ नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से आज हमने अपना 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को काफ़ी ब्रॉड लेवल पे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से डिस्कस किया है। अब इसके बाद आपको कहीं से भी अक्टूबर के करंट अफेयर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात अपने हमारे 2 शेष पार्ट आने के बाद
फिर आपको अक्टूबर माह का कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना तो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा और ना ही कभी आया था और ना ही कभी आने वाला है। क्लियर। बाकी ऑलरेडी हम आपको टेस्ट MCQ में देते रहते हैं, तो वहाँ आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लासेस आज समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अर्थात 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।